रेडी? हेलो बच्चों, वेलकम टू योर हाई फिजिक्स क्लास। तो बच्चों बेटा हमारा आज का जो टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से आगे जुड़ा हुआ है। बेटा पिछला टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया था कि जब हम किसी वैद्युत द्रव्य को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बेटा उस पर एक टॉर्क काम करता है ना। तो वो टॉर्क जो होता है बेटा, वो टॉर्क द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रोटेट करता है बेटा, उसको घुमाता है बच्चों, है ना। तो उस पर टॉर्क लगता है बेटा, है। तो टॉर्क जो होता है वो तो टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा, है ना। इससे बेटा हम अपनी पढ़ाई को आगे बेटा चालू मतलब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो ये था किसी वैद्युत ध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बलागुण। बेटा आज का हमारा टॉपिक है किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है बेटा, जब टॉर्क लगेगा तो घूमेगा तो वर्क करेगा, कितना वर्क करेगा वही हमारा टॉपिक है आज का बेटा, है ना। तो हेडिंग है बच्चों, आराम से पढ़िएगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। बेटा ये हमारा टॉपिक है आज का, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है बेटा, ये है बच्चों। तो बेटा जब कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर टॉर्क काम करता है, वही टॉर्क उसको रोटेट कराता है बेटा, वही टॉर्क उसे घुमाता है। तो घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा वो हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। तो बेटा इस डेरिवेशन को प्रूफ करने के लिए बेटा इसमें यूज किया गया इंटीग्रेशन का, समाकलन का। तो बेटा हमें हल्का सा बेसिक्स इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी इंटीग्रेशन की, समाकलन की बेटा। उसके बिना बेटा ये आपके समझ में नहीं आएगा, तो हल्का सा आप समझिए इंटीग्रेशन। तो जैसा शब्दों से महसूस हो रहा है समाकलन, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन, ये है ना, इंटीग्रेशन या समाकलन। तो समाकलन इसमें आ रहा समाकलन, इसे बोलते हैं समनेशन, इसे बोलते हैं बेटा समनेशन, जोड़ना। कई सारे टर्म्सों को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं समनेशन का या समाकलन का बेटा। तो हमने समनेशन का बेटा एस ले लिया, एस बेटा क्या लिया हमने, समनेशन का एस मान लिया एस। अब हम इस एस को बेटा इस एस को ऐसे ना बनाकर इसको बनाते बेटा ऐसे। तो ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का सिंबल ये है, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन मतलब ऐड करना। कई सारे टर्म्सों को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं बेटा समाकलन का या इंटीग्रेशन का। जैसे बेटा आइएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन, मतलब एस फॉर समेशन। तो समेशन हमने एस ले लिया और एस को हम ऐसे बनाकर बेटा ऐसे बनाते हैं, ऐसा बेटा ये होता है इंटीग्रेशन या समाकलन। इसका यूज होता है बेटा किसी फंक्शन को जोड़ने के लिए, कई सारे टर्म्स को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं समाकलन का। आइएगा कैसे बेटा, तो जैसे बेटा मान के चलिए हमारे पास ये कोई छड़ है ना, ये कोई छड़ है और इसकी बेटा लंबाई L है, इसकी लंबाई L है। तो हमने क्या किया बेटा, इस छड़ को हमने छोटे छोटे समान लंबाई के सेगमेंटों में डिवाइड कर लिया। जैसे बेटा हमने इसके ये टुकड़ा लिया छोटा सा, एक सेम लेंथ का बड़ा टुकड़ा कर लिया ये। तो हमने इस छड़ को छोटे समान लंबाई के टुकड़ों में डिवाइड कर दिया बेटा, जिसे बोलते हैं सेगमेंट। ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट। ठीक है बेटा, अगर इस पूरे छड़ की लंबाई L है तो इस छड़ के प्रत्येक भाग की लंबाई को DL 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 DL, क्योंकि बेटा सारे सेगमेंट समान लंबाई के मान लिए मैंने, है ना। DL 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 DL, ओके बेटा। तो मैंने इसको छोटे टुकड़ों में बांट दिया, है ना, या छोटे भागों में डिवाइड कर दिया, DL 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 DL। जैसे बेटा आपने देखा होगा कि जैसे हमारे पास जैसे मान के चलो बेटा हमने क्या किया, ये सारे सेगमेंट लिए, पहले इसमें इसको टुकड़े कर लिए, काफ़ी सारे टुकड़े कर लिए, DL 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 DL। इन सारे टुकड़ों को आपस में ऐड कर दो, दोबारा से ऐड कर दो बेटा, तो वही छड़ की लंबाई दोबारा से प्राप्त आपको हो जाएगी। जैसे बेटा हमने क्या किया, इनको लो DL प्लस DL प्लस DL
प्लस डी एल कहाँ तक, एन पदों तक। तो इन सबको ऐड करो आपस में, तो बेटा क्या आ जाएगा दोबारा से तुम्हारे पास एल आ जाएगा, है ना, ये एल आ जाएगा बेटा। या तो ऐसे कर लो या यूज कर लो इंटीग्रेशन का बेटा। कैसे, एक छोटा सा एलिमेंट लो डी एल, इसे करो इंटीग्रेट, इसे आप करो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कि बेटा जीरो से लेकर, ये इसकी होती है लिमिट कि कहाँ से कहाँ तक कि जीरो से लेकर एल तक। हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया डी एल, उसे किया इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर एल तक। ठीक है बेटा, तो वही तुमको एल लेंथ दोबारा से प्राप्त हो जाएगी बेटा, ऐसे या इंटीग्रेशन से। तो डी एल का समाकलन बेटा एल होता है ना, लिमिट जीरो टू एल। तो लिमिट किसकी है, ये लिमिट बेटा एल की है, तो जिसकी लिमिट है उसको पुट करना पड़ेगा। ये होती है अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट। तो लिमिट पुट कैसे करते हैं इंटीग्रेशन में, पहले लेंगे अपर लिमिट, फिर लेंगे माइनस लोअर लिमिट, इसकी जगह पुट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले इसको पुट कर दिया एल, है ना, यहाँ लगाओ उसको, माइनस लोअर लिमिट जीरो इज इक्वल टू एल। तो ये होता है बेटा इंटीग्रेशन का मतलब, बेसिक्स नॉलेज बेटा। ठीक है, तुमने क्या किया, इसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया डी एल, उसे कर दिया इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर एल तक। तो डी एल का समाकलन या इंटीग्रेशन बेटा एल होता है। ये तो बेटा मैथमेटिक्स का लॉ है बच्चों, है ना। कहाँ से कहाँ तक इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं आप, कि जीरो से लेकर एल तक, जीरो से लेकर एल तक। ठीक है बेटा, फिर लिमिट पुट करती होती है अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट। लिमिट है किसकी है बेटा, लिमिट है इसकी है, तो इसके स्थान पर पुट करना पड़ता है घटाकर अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो वो लेंथ आ गई। देखो ये होता है बेटा इंटीग्रेशन का यूज। आज के टॉपिक में हम इसका बेटा बहुत यूज करेंगे। आज बिना इसको समझे आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा, इसलिए हल्का सा इंटीग्रेशन के बारे में आप जाने। ओके बेटा, ये है जैसे बेटा दोबारा सुन लो, ये हमारे पास कोई छड़ की लंबाई फुल लंबाई इसकी एल है। तुमने क्या किया, इस छड़ को छोटे छोटे भागों मार दिया, डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल। किसी एक डी एल को उठाया, उसे कर दिया इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, कि जीरो से लेकर एल तक। ये फ्री है, ये बड़ा दर है। ठीक है, बहुत छोटा सा एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का। वैसे आपने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा, फिजिक्स में हमने आपको पढ़ाया था बेटा, है ना। ये होता है समाकलन, समेशन। ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, भूलना मत बेटा। ठीक है, आराम से समझिए। तो समाकलन, समेशन, जोड़ना, छोटे छोटे टर्म्स को जोड़ देना, इंटीग्रेशन कर देना, एक ही बात है बच्चों। ठीक है, ये था बेटा पहला स्टेप आप लोगों का। और जैसे बेटा आपने पढ़ा होगा कि बल किसी वस्तु को चलाता है, बल किसी वस्तु को चलाता है ना बेटा। तो किसी वस्तु को चलाने में किया गया कार्य, कार्य की डेफिनेशन क्या है बेटा, कार्य क्या होता है, वर्क। जैसे हमने हेडिंग डाली है कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी विद्युत द्रव्य को घुमाने में किया गया कार्य। तो बेटा कार्य होता क्या है, व्हाट इज वर्क, क्या है कार्य। तो देखो बच्चों, जैसे बेटा हमारे पास ये कोई वस्तु है, कोई ब्लॉक है या कोई वस्तु है यहाँ रखी हुई है। अगर मैंने इस पर कोई बल लगा दिया है, हमने इस पर बल F लगाकर इसको डिस्प्लेस कर दिया, फोर्स लगाया और फोर्स लगाकर ये ऑब्जेक्ट बेटा यहाँ से यहाँ गया, मान के चलो। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था, फोर्स लगाया तो बेटा फोर्स के द्वारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हटकर यहाँ पर आ गया। ये मान लो डी डिस्प्लेस हो गया, ये डी विस्थापित हो गया। तो हमने कितना कार्य किया। तो बेटा कार्य का जो फॉर्मूला होता है, जो कार्य की परिभाषा है, किसी वस्तु को बल लगाकर या किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। तो कार्य का जो फॉर्मूला होता है W बराबर बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है बेटा, तो कार्य का फॉर्मूला क्या है, W बराबर बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन। ठीक, तो W बराबर बल हो गया है बेटा, विस्थापन हो गया D। तो W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये बेटा कार्य का फॉर्मूला है। लेकिन बच्चों ये जो कार्य का जो फॉर्मूला है बेटा, इसमें जो बल F होता है वो होता है नियत बल। ये बेटा वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स है बेटा, ये नियत बल है। ये बल कैसा है यहाँ पर, ये बल बेटा नियत है। ध्यान रखना, नियत बल जानते हो, ऐसा बल जो समय अथवा दूरी के साथ कांस्टेंट रहे, इनके चेंज होने पर ये बल चेंज ना हो, उसे बोलते हैं नियत बल। समझ गए, नियत बल क्या होता है बेटा, वह बल जो दूरी अथवा दूरी और समय के चेंज होने से उस बल पर कोई फर्क ना पड़े, उसे बोलते हैं नियत बल, कांस्टेंट फोर्स। तो ये जो फॉर्मूला है बेटा कांस्टेंट फोर्स के लिए, नियत बल के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, हाँ। अच्छा, अगर बल परिवर्ती हो तो परिवर्ती बल के द्वारा कार्य कैसे निकालोगे, है ना, देखिएगा। लेकिन फॉर्मूला बेटा यही रहेगा, परिवर्ती बल के द्वारा भी कार्य में ऐसे निकालेंगे, लेकिन थोड़ा टेक्निक से निकालेंगे उसको। ध्यान रखना बेटा, W बराबर बल इंटू विस्थापन, ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये फॉर्मूला बेटा वैलिड है कांस्टेंट फोर्स के लिए।
जो बल नियत है उसके लिए। अगर बल परिवर्ती है तो आप कार्य कैसे निकालोगे, देखो आओ। तो बच्चों देखो नियत बल क्या होता है, जैसे बेटा देखो बेटा, ये हम ग्राफ खींचेंगे बेटा बल में और विस्थापन में। बेटा यहां पर भी बल और विस्थापन, हमने यहां विस्थापन को x मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, d मान लो x मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फोर्स को बेटा हमने f मान लिया है, f। अगर बल नियत है तो ग्राफ बेटा ऐसा आएगा, और अगर बल परिवर्ती है तो बेटा ग्राफ ऐसा आता है। ठीक बेटा, इसमें क्या हो रहा है देखिए बेटा, विस्थापन तो चेंज हो रहा है समय के साथ, विस्थापन तो चेंज हो रहा है, पर बल बेटा फोर्स की वैल्यू वही की वही है, बल यहाँ फिक्स है बच्चों। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि विस्थापन तो वेरी कर रहा है, विस्थापन तो बढ़ रहा है, पर बेटा बल वही के वही है, बल न घट रहा है न बढ़ रहा है, बेटा बल वही के वही है, तो इसे बोलेंगे नियत बल। ठीक है बेटा, तो नियत बल के द्वारा किया जाएगा W, नियत बल के द्वारा किया जाएगा होता है बल इंटू विस्थापन। ये बेटा नियत बल के द्वारा किया जाएगा। अगर बल परिवर्ती हो तो, जैसे यहां देखिए बेटा ये परिवर्ती बल है, आओ कैसे, अब मैंने ग्राफ में आपको दिख रहा है बेटा, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, कि देखिए विस्थापन बढ़ रहा है, विस्थापन तो बढ़ रहा है लेकिन बल लगातार कम हो रहा है। देखो यूं चलोगे तो, उल्टा चलोगे यूं तो विस्थापन घट रहा है लेकिन बल बढ़ रहा है। तो ये ऐसा बल है बेटा जो विस्थापन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना। देख लो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, चलो नीचे की तरफ तो विस्थापन तो बढ़ रहा है लेकिन बल कम हो रहा है, यूं चले तो चलो ऊपर की तरफ तो विस्थापन कम हो रहा है और बल बढ़ रहा है। ये परिवर्ती बल है बेटा, यह परिवर्ती बल, इसे बोलते हैं वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स। बेटा ये नियत बल, नियत बल, इसे बोलेंगे कांस्टेंट फोर्स, ये कांस्टेंट फोर्स, बेटा ये वेरिएबल फोर्स। तो अपने कांस्टेंट फोर्स के द्वारा जो वर्क किया है वो तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब बेटा परिवर्ती बल के द्वारा कार्य कैसे निकालोगे, मेन बात यह है कि परिवर्ती बल के द्वारा कार्य आप कैसे निकालेंगे। तो टेंशन मत लो बेटा, फॉर्मूला यही रहेगा, हम परिवर्ती बल के द्वारा भी कार्य इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, पर कैसे निकालेंगे वो देखिएगा बेटा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये विस्थापन x मान लिया हमने, ठीक बेटा, हम इस पॉइंट, इस ग्राफ पर 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे, बहुत ही स्मॉल पार्ट। देखिए जैसे बेटा अगर मैं एक पॉइंट ए मान लूं और इसके नजदीक एक पॉइंट ए मान लूं, तो इसके क्रॉस पॉइंट से लाइन खींचे बेटा ये, तो ये पॉइंट एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है ना। इन पॉइंटों के क्रॉस पॉइंट जो बल होगा बेटा, बल कितना होगा देखिएगा, इसके पॉइंट में ये होगा और इसके लिए बेटा ये हो जाएगा ये। तो ये बेटा ये जो डिस्टेंस है, ये जो बिंदु है एक दूसरे के बहुत ही नजदीक है बेटा, है ना, इनमें चेंज बहुत कम है। जब ये चेंज बहुत कम है तो बेटा यहाँ भी चेंज बहुत कम है। ठीक है बेटा, हाँ। और अगर तुम चेंज बड़ा कर लोगे, जैसे अगर 2 पॉइंट कंसीडर करके चलो, एक यहाँ कंसीडर करके चलो बेटा, यहाँ एक यहाँ करके चलो, इसको इससे बेटा ज्वाइनिंग कराओ, इसकी ज्वाइनिंग कराओ, इसके अबाउट 4 से होगा बेटा, इसके अबाउट 4 से हो जाएगा। तो यहाँ गैप ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ गैप ज़्यादा बढ़ गया, तो बेटा यहाँ भी गैप ज़्यादा बढ़ गया। और अगर गैप बहुत कम है बेटा, ये गैप बहुत कम है, तो बेटा यहाँ भी गैप बहुत कम है। तो छोटे से विस्थापन में चेंज होने से बेटा बल में भी चेंज बहुत कम होगा। और यहाँ देखिए अगर यहाँ विस्थापन बड़ा हो गया, विस्थापन बड़ा हो गया तो बेटा बल में भी चेंज बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ गए ना। हाँ, तो हमने क्या किया, तो बच्चों ये है जैसे, तो हमने बेटा इस ग्राफ पर 2 पॉइंट कंसीडर किए, है ना, एक ये और एक ये, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम बेटा, बहुत कम चेंज है। ठीक है, अब इसके पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो फोर्स बेटा ये होगा, इसके रेस्पेक्ट में फोर्स ये होगा। जब यहाँ चेंज बहुत कम है तो बेटा बल में भी चेंज बहुत कम है। तो इस छोटे से चेंज के लिए, इस छोटे से चेंज के लिए बल में चेंज भी बहुत कम है, ज़्यादा चेंज नहीं है, चेंज बहुत कम है। ठीक है, तो बेटा इस छोटे से चेंज में ये बल लगभग कांस्टेंट रहेगा। ठीक है बेटा, हाँ। तो बच्चों ऐसे हमने क्या किया, इस लाइन को छोटे छोटे भागों में बांट लिए, जैसे ये इसे बेटा बांटते हैं इसको,
है बेटा। हाँ, तो हमने क्या किया, इस विस्थापन को हमने छोटे छोटे अल्पांशों में बांट लिया, dx 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 dx, सबकी लेंथ क्या है dx, ये भी dx 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 dx। अरे dx बहुत छोटा है, dx बहुत ही छोटा है, मतलब जीरो तो नहीं है, खैर जीरो तो नहीं है, लेकिन हाँ अप्रॉक्स लगभग जीरो के बराबर है। तो ये जो बेटा अपने जो पट्टी काटी है dx dx dx, ये इनके जो बीच जो गैप है, ये गैप बहुत ही कम है, मतलब जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो से कुछ ज्यादा है। तो इस छोटे से चेंज के लिए, इस छोटे से चेंज के लिए बेटा बल में चेंज बहुत ही कम होगा, इसलिए बेटा यहाँ फोर्स को कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट dx जो बेटा ये नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। इस छोटे से चेंज के लिए, इस छोटे से चेंज के लिए बेटा बल में कुछ ज्यादा बड़ा चेंज नहीं होगा, और यहाँ बल कांस्टेंट सा ही हो जाएगा बेटा। ये बच्चे, तो तुम बल कैसे निकालोगे, परिवर्ती बल के द्वारा कार्य कैसे निकालोगे, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है इसमें बल कांस्टेंट रहता है, तो और यहाँ छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा बल भी कांस्टेंट सा ही रहेगा। तो यहाँ तुम कार्य कैसे निकालोगे, आओ, तो कार्य का फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू बल इंटू विस्थापन, बल इंटू, तो W इक्वल टू फोर्स F, विस्थापन कितना बड़ा dx। इस छोटे से विस्थापन के लिए बेटा बल कांस्टेंट है। तो ये जो हमने वर्ग निकाला है बेटा, भाई छोटा सा विस्थापन तो छोटा सा वर्ग, ये जो हमने वर्ग निकाला है छोटे से डिस्प्लेसमेंट के निकाला है, पर हमारा मकसद है बेटा हमें निकालना बल पूरे फोर्स के द्वारा, टोटल फोर्स के द्वारा। तुम कर देंगे इसको इंटीग्रेट, है ना, या तो एक काम करो स्टेप बाय स्टेप निकाल लो। ये जो वर्ग निकाला आपने इसके लिए निकाला, फिर अगले के लिए निकालो, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर ऐसे इसके लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये dx डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये dx डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना, सभी का निकालो वर्ग अलग अलग, उनको आपस में ऐड कर दो तो टोटल वर्ग आ जाएगा। या इंटीग्रेट कर दो, है ना, मैंने भी क्या समझाया था, इंटीग्रेट क्या करेगा, सारे टर्म्स को आपस में जोड़ देगा। ये जो अपने वर्ग निकाला है एक सेगमेंट के लिए निकाला है, यही वर्ग अगले सेगमेंट के लिए होगा, यही बेटा अगले सेगमेंट के लिए, ऐसे इसके लिए, ऐसे इसके लिए, सबके लिए यही होगा। इन सबको ऐड कर दो या इंटीग्रेट कर दो, तो टोटल वर्ग कैसे निकालोगे, टोटल वर्ग। ठीक है बेटा, अतः कुल कार्य, अतः कुल कार्य, टोटल वर्ग कैसे निकालोगे, इन सभी टर्म्स को आपस में ऐड कर दो, जोड़ दो, या बेटा इंटीग्रेट कर दो, करो इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट ऑफ dw, है ना बेटा, F कांस्टेंट है बेटा, F कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए बल में बड़ा चेंज नहीं होगा, इसलिए बेटा F यहाँ कांस्टेंट रहेगा, तो F को बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ dx। लिमिट लगाओ कहां से कहां तक, ये साहब यहां से लेकर यहां तक, ये डिस्टेंस बेटा x1, ये x2, इसकी लिमिट हो जाएगी कहां से कहां तक, कि x1 से लेकर x2 तक, कि x1 से लेकर x2 तक। जब डिस्प्लेसमेंट x1 था तो वर्क डन 0 था, x2 डिस्प्लेसमेंट के लिए मान लो वर्क डन W हो गया। ये होता है बेटा परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य, पैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान रखना, नियत बल के द्वारा किया गया कार्य डायरेक्ट हम से निकाल लो, जब बल नियत हो तो इससे निकाल लो, अगर बल परिवर्ती है तो परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य आप इससे निकालेंगे बाय द इंटीग्रेशन। बोलो दोबारा बोलो बेटा, अगर बल नियत है तो नियत बल के द्वारा किया गया कार्य डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लो, अगर जब बल नियत हो जब, और अगर बल परिवर्ती है तो परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य बाय द इंटीग्रेशन से निकालेंगे। अब ये भूलना मत, ये बेटा क्लास 11th का फंडामेंटल है बच्चों। अब बच्चे भूल गए होंगे थोड़ा बहुत, इसलिए बेटा मैंने इसको रिपीट कर दिया, इसको मैं दोबारा से इसको बेटा समझा दिया बच्चों। ठीक है, ये है बेटा, तो आज के डेरिवेशन में इन्हीं का यूज होगा बच्चों। ठीक है, हाँ बेटा ये ध्यान रखना बच्चों। तो पहली बात समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया। तीसरी बात बेटा ये है कि बल किसी वस्तु को चलाता है तो बेटा बल आघूर्ण से घुमाता है, बल आघूर्ण से घुमाता है, जैसे बेटा नोट कर लो, तो भूलना मत, परिवर्ती बल के द्वारा किया कार्य कैसे निकालेंगे, बाय द इंटीग्रेशन से निकालेंगे। ठीक है, चाहे परिवर्ती बल हो या परिवर्ती बलाघूर्ण। ठीक है बेटा, तो बच्चों देखिएगा, तो बेटा हमारा आज का टॉपिक है किसी वैद्युत क्षेत्र में रखी किसी वैद्युत द्रव्य को घुमाने में किया गया कार्य। आओ, तो जो मैंने अब जो बेसिक समझाए थे बेटा इनको ध्यान रखना बस। तो पिछले वीडियोस में हमने आपको पढ़ाया था बेटा कि हमने कोई लिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समान वैद्युत क्षेत्र है बेटा, ये है ना, ये है बेटा समान वैद्युत क्षेत्र E। और इस वैद्युत क्षेत्र में
हमने एक वैद्युत ध्रुव ले जाकर रख दिया। रखिए ये बेटा वैद्युत ध्रुव, ये इसका प्लस क्यू आवेश बेटा, ये माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है थीटा एंगल पर। और तुम जानते हो कि जब कोई वैद्युत ध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर एक लगता बलागुण, बलागुण नहीं बल युग्म का गुण। कितना बेटा? ये होता है टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। इसका प्रूफ किया था पिछले लेक्चर में बेटा, थोड़ा उसको समझ लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, इतना बलागुण काम करता है बेटा। अब बच्चों मेन बात ये है कि ये जो टॉर्क है बेटा, ये जो टाउ है, ये जो बलागुण है, वैसे बलयुग्म का गुण है। क्या है ये? बलयुग्म का गुण। अगर मैं बलागुण कह दूं तो बेटा मेरा मतलब वही है, बलयुग्म का गुण सही है बच्चों। ठीक है बेटा, आप टेंशन मत लेना, मैं चाहे बलागुण कह दूं या कह दूं बलयुग्म का गुण, मेरा मतलब एक ही है कि बलयुग्म का गुण। ठीक है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का गुण टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। अब बेटा टाउ जो है ना, ये डिपेंड कर रहा है थीटा पर। क्या डिपेंड कर रहा है? थीटा पर। अभी थीटा मान लो ये है, अगर ये डायपोल कैसे भी घूम जाए, मान लो घूम के ऐसे हो जाए, अभी यहाँ रखा है, मतलब लगा ये रोटेट कर जाए कैसे भी, तो क्या होगा? थीटा चेंज हो जाएगा। थीटा चेंज, अभी मान लो थीटा 30 है, फिर 45 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यार थीटा क्या है? थीटा वेरिएबल है। यहाँ थीटा बेटा वेरिएबल है, थीटा चेंज हो रहा है। जब थीटा चेंज होगा तो टाउ चेंज हो जाएगा। तो यार टाउ कैसा है बेटा? ये टॉर्क कैसा है? बलागुण कैसा है? क्या बलागुण? ये बेटा नियत बलागुण है, परवर्ती बलागुण है? ये बेटा परवर्ती बलागुण है। ये बेटा वेरिएबल टॉर्क, ये परवर्ती बलागुण है ना। हाँ ध्यान रखना बेटा। तो ये टॉर्क क्या करेगा? ये टॉर्क इसे रोटेट करेगा, इसे घुमाएगा, तो घुमाने में कितना वर्क करेगा वो हमें निकालना बेटा। पर दिक्कत ये है कि टॉर्क कैसा है? ये टॉर्क कांस्टेंट नहीं है, ये बेटा परवर्ती टॉर्क है, ये परवर्ती बलागुण है। और परवर्ती बल हो या परवर्ती बलागुण हो, इनके द्वारा तुम वर्क कैसे निकालोगे? बाय द इंटीग्रेशन, समाकलन के द्वारा निकालेंगे बच्चे। हाँ ध्यान रखना बेटा, अभी प्रूफ किया था हमने, परवर्ती बल के द्वारा क्या कर कैसे निकालते हैं? बाय द इंटीग्रेशन ग्राफ। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन निकालेंगे इसको समाकलन के द्वारा। तो बेटा देखो, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बलागुण इतना काम करेगा, और परवर्ती बल आगुण के द्वारा कैसे निकालोगे? तो बेटा जो कोई भी चीज परवर्ती है तो उसके द्वारा किया अगर हम एक साथ नहीं निकाल सकते, हम उसको छोटे छोटे सेगमेंट में बांटते हैं। पहले एक निकालते एक सेगमेंट का, फिर उसे करते थे इंटीग्रेशन, तो टोटल वर्ग आया था बेटा। ठीक है बेटा। हाँ तो मैं लिखूंगा बच्चों, जैसे बेटा ध्रुव रखा हुआ है, ये रखा है थीटा एंगल पर, तो इस पर इतना टॉर्क काम कर रहा है, तो टॉर्क क्या करेगा बेटा? इसे घुमाएगा, इसको घुमाने का प्रयास करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसे घुमाएगा बेटा। तो मान लो ये ध्रुव बेटा पहले रखा था थीटा 1 एंगल पर रखा था, मान लो ये रखा था थीटा एंगल पर, और उसने क्या किया है ना, इस टॉर्क ने इसे घुमा दिया, इसे बेटा घुमा के ऐसे कर दिया। पहले ऐसे रखा हुआ था, ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया बेटा। मान लो इसकी कंडीशन बेटा ये होगी, सपोज ये घूम गया बेटा, सपोज करो ये रखा था पहले रखा था थीटा 1 एंगल पर, और ये घूम कर हो गया ऐसे हो गया, ये होगा थीटा 2 एंगल पर। ध्यान रखना, ये थीटा 1 और थीटा 2 मैंने कहां से लिया है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ, ये बेटा वैद्युत क्षेत्र है। तो पहले कहां रखा होता है? थीटा 1 एंगल पर, ये घूम के कहां पहुंच गया? ये पहुंच गया थीटा 2 एंगल पर। तो इसने कितना वर्क किया? इसने कितना वर्क किया वो तुम्हें निकालना बेटा। और टॉर्क कैसा है? परवर्ती बल आगुण है, और परवर्ती बल आगुण के द्वारा कार्य कैसे निकालोगे? देखो आओ, तो हम क्या करेंगे बेटा, जैसे मान के चलो पहले हमारा ध्रुव मान लो बेटा ऐसे रखा हुआ था, ये रखा हुआ था है ना, ये घूमकर ऐसे हो गया, मान लो थीटा, ये थीटा कोण घूम गया, मान लो थीटा एंगल घूम गया। अगर ये पूरा थीटा एंगल है बेटा, ये पूरा थीटा एंगल है, तो फिर ये क्या होगा? ये क्या होगा? अगर ये पूरा थीटा है बेटा तो होगा डी थीटा, ये भी डी थीटा, ये भी डी थीटा। तो हमने क्या किया, थीटा को, ये पूरा थीटा था बेटा है ना, पूरा थीटा था, हमने थीटा को छोटे छोटे भागों में बांट लिया, डी थीटा डी थीटा डी थीटा। जैसे बेटा ये कुछ छड़ है, इसकी लंबाई एल है, इसकी लंबाई फुल लंबाई इसकी एल है। मैं तुमसे पूछूं बताओ इस छड़ के छोटे से भाग की लंबाई क्या होगी? तुम भागो डी एल, ये भी डी एल, ये भी डी एल, डी एल डी एल डी एल डी एल। ऐसे बेटा अगर थीटा था, ये अगर थीटा है, ये पूरा थीटा, तो फिर ये क्या बेटा, ये डी थीटा है, ये भी डी थीटा है, ये भी डी थीटा है। ठीक है बेटा। तो हम देखेंगे कि द्विध्रुव को हम पहले निकालेंगे छोटा सा वर्ग, द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में कितना वर्क किया। तो देखो बेटा द्विध्रुव को
वैद्युत क्षेत्र में, द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में अति सूक्ष्म कोण डी थीटा। जी मान लो द्विध्रुव पहले यहां रखा था बेटा, घूम के यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया, तो इसने कितना एंगल घूमा, डी थीटा एंगल घूमा। तो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में अति सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में, द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में अति सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य बेटा, कार्य का फॉर्मूला ये होता है W इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। ये बेटा कार्य का फॉर्मूला कब जानते हैं? ये कार्य का जो फॉर्मूला है ये जब लगता है जब वस्तु गति कर रही हो, ट्रांसलेटरी मोशन कर रही हो, ये गति कर रही हो स्थानांतरी गति। ये जो कार्य का जो फॉर्मूला है बेटा, ये किसी वस्तु को चलाने में किया गया कार्य, किसी वस्तु को चलाने में किया गया कार्य। पर हमको यहाँ पर बेटा कार्य निकालना है घुमाने में किया गया कार्य, चलाने में नहीं, घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में, नचाने में, घुमाने में। तो किसी वस्तु को घुमाने में किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या होगा? यही होगा, डरिएगा मत। कैसे होगा? देखो W बराबर, बेटा बल तो चलाता है, बल तो किसी वस्तु को चलाता है, पर हमें तो घुमाना है ना, वस्तु को चलाना नहीं बेटा, घुमाना है। तो कौन घुमाता है? टाउ, बलागुण। तो बेटा बल के स्थान पर आ जाएगा बलागुण, बल आघूर्ण। और भाई जब वस्तु घूमती है तो क्या घूमती है बेटा? कोण घूमती है। क्या घूमती है? कोण। जैसे ये बेटा मेरे पास मार्कर है, ये लगातार घूम रहा है, मान के चलो थोड़ा क्या घूम रहा है बेटा? एंगल घूम रहा है। तो इसमें कौन सा विस्थापन है बेटा? इसमें कोणीय विस्थापन, इसमें है कोणीय विस्थापन। देखिएगा पहले यहाँ रखा हुआ था, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया। तो क्या घूम रहा है बेटा? एंगल घूम रहा है, कोण घूम रहा है। तो इसमें कौन सा विस्थापन होगा? इसमें होगा कोणीय विस्थापन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बेटा किसी वस्तु को चलाने में किया गया, चलाने में W, चलाने में W, चलाने में हमने कहा कि W घुमाने में। तो घुमाने में क्या कर W बराबर बलाघूर्ण इंटू विस्थापन, कौन सा? कोणीय विस्थापन। तो बेटा बलाघूर्ण इंटू बेटा कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो W इज इक्वल टू, बोलो, बलाघूर्ण टाउ, कोणीय विस्थापन डी थीटा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है पर, इंटू डी थीटा। ये बेटा किसी वस्तु को चलाने में नहीं, घुमाने में या नचाने में। तो किसी वस्तु को घुमाने में किया गया कार्य W घुमाने में बराबर टाउ इंटू डी थीटा। इतना पर करना पड़ेगा छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। कोई दिक्कत बेटा? अब टाउ की वैल्यू है तुम्हारे पास, हाँ है, टाउ कहाँ बिठाइए, इसको आप पुट कर दीजिए। अब टाउ का मान रखने पर, टाउ का मान रखने पर तो रखो ना, रखो। तो बेटा W, अब मैं घुमाना नहीं लिख रहा, डायरेक्ट समझ जाइएगा ना। तो W इज इक्वल टू बेटा वैल्यू ऑफ टाउ। अब देखो बेटा ये डी थीटा क्या है? छोटा सा विस्थापन है, छोटा सा कोणीय विस्थापन है। जब विस्थापन छोटा है तो बेटा कार्य भी छोटा होगा, DW मान लो यहाँ पर। भाई छोटा विस्थापन तो छोटा कार्य होगा, बड़ा विस्थापन होता तो यहाँ बड़ा कार्य होता। उसमें क्या बात है? D से मल्टीप्लाई यहाँ कर लो तो D से यहाँ कर लो। फिर ये छोटा सा कोणीय विस्थापन तो छोटा सा वर्ग, बेटा टाउ की वैल्यू पुट कर दो तो DW, बोलो, तो DW इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ टाउ, ये बेटा PE साइन थीटा और डी थीटा। इतना पर किया आपने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, डी थीटा डिस्प्लेसमेंट के लिए। पर हमारा मकसद क्या बेटा? हमारा मकसद है कि हमने डायपोल को या द्विध्रुव को यहां से यहां तक घुमा दिया है, यहां से यहां तक घुमा दिया है। मतलब पहले यहां रखा था θ1 पर, फिर घूमकर कहां पहुंच गया? पहुंच गया θ2 एंगल पर, है ना बेटा? तो ये पर कैसे निकालोगे? ये जो अपने वर्क निकाला है छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाला है, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। हमारा मकसद है कि यहाँ से यहाँ तक घुमाने में कितना वर्क किया, फिर θ1 से लेकर θ2 एंगल तक घुमाने में कितना वर्क किया। ठीक है बेटा? तो क्या करेंगे? इसका कर देंगे इंटीग्रेशन टोटल वर्क के लिए। अतः द्विध्रुव को, द्विध्रुव को θ1 कोण से, θ1 बेटा ये θ1 कोण से, हाँ θ1 कोण से
थीटा टू कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। क्या लिखा हुआ है? अतः द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में θ1 कोण से, θ1 कोण है, θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। तो बेटा बड़ा कार्य है, और बड़ा कार्य कैसे निकालोगे? इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, इसका हम करेंगे इसका हम कर देंगे बेटा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं बेटा? ये दरअसल ये जो टाउ को दिख रहा है, ये टाउ कोई सिंपल टाउ नहीं है, ये बेटा वेरिएबल टॉर्क है, ये परिवर्ती बलागुण है। और परिवर्ती बल हो या परिवर्ती बलागुण हो, इनके द्वारा किया गया कार्य निकालते हैं समाकलन की सहायता से। सब कुछ बेटा प्रूफ कर दिया गया है ना? नहीं किया तो बेटा सब कुछ प्रूफ कर दिया गया बेटा, मजबूरी है, इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि सब कुछ वेरिएबल है इसमें। टॉर्क यहाँ वेरिएबल है, थीटा के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, और जो चीज वेरिएबल होती है उसके द्वारा किया गया निकालते हैं बाय द इंटीग्रेशन। समझ जाइए आप लोग। तो बेटा निकालो इसका वर्क, कैसे निकालोगे? इसका कर दो इंटीग्रेशन, करो इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw बेटा ऐसे p कांस्टेंट e कांस्टेंट। हाँ e कांस्टेंट क्यों? मैंने पहले बोल दिया था, ये समान वैद्युत क्षेत्र है, ये समान वैद्युत क्षेत्र है। e कांस्टेंट हो गया, p भी कांस्टेंट है, डायपोल मूवमेंट, द्विध्रुव बाहु। तो p कांस्टेंट e कांस्टेंट। तो ध्यान रखिए जो बड़ा कांस्टेंट होते हैं, जो चेंज नहीं होते उनका इंटीग्रेशन भी नहीं होता, तो उनको हम इंटीग्रेशन से बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन के सिंबल से इनको बाहर रखते हैं बेटा। तो p निकालो बाहर, थीटा चेंज होगा, बिल्कुल हाँ बिल्कुल थीटा चेंज हो रहा है। पहले θ1 थीटा था 30 था, फिर 60 हो गया, 90 हो गया, 45 हो गया, जो भी हो जाए, तो थीटा टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो थीटा बेटा वेरिएबल है, और इंटीग्रेशन होता है वेरिएबल का। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा और ये डी थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? अरे भैया से कहाँ तो घुमा रहे हो? हम इसको घुमा रहे हैं θ1 एंगल से θ2 तक। तो θ1 से θ2 तक लगाओ लिमिट, θ1 से लेकर θ2 तक। ये है बेटा, इसकी प्रॉपर लिमिट लगा दी बच्चों। तो जब द्विध्रुव रखा हुआ था, जब द्विध्रुव θ1 एंगल पर रखा था ना बेटा, यहाँ रखा था, तो उसने कोई वर्क नहीं किया था, कोई वर्क नहीं किया। वर्क कब हुआ है? जब यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पहुँच गया है। जब यहाँ था तो नो वर्क, जब यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पहुँच गया है तब इसने वर्क किया है। तो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, θ1 एंगल पर नो वर्क डन, जीरो वर्क डन। और सपोज करो θ1 से घूमकर ये आ गया θ2 पर, कितना वर्क किया? मान लो डबल वर्क किया बेटा। जब फिजिक्स बेटा मानने का सब्जेक्ट है, ये फिजिक्स में मान के चलते हैं बेटा कि θ1 एंगल के लिए नो वर्क डन, θ2 एंगल के लिए सपोज वर्क डबल हो गया। ये तो मैं फाइंड आउट करना बच्चों, करो। तो बेटा हम जानते हैं, ये बेटा मैथ का लॉ है बेटा कि dw का समाकलन w होता है, dw का समाकलन w हो गया, pe, ये बेटा उतारते हैं एग्रो साथ के साथ। और बेटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का समाकलन होता है बेटा माइनस कॉस थीटा। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। जो मैथ वाले बच्चे हैं बेटा मैथ इसका प्रूफ कर लेना, जो बेटा बायो वाले बच्चे हैं प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, छोटी सी बात है बेटा। तो जगह माइनस का कॉस थीटा, लिमिट लगा दो बेटा θ1 से लेकर θ2 तक। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है? एक एक मस्त वर्ड आपके समझ में आ रहा होगा, देखते जाइए। सारे फंडामेंटल मैंने शुरू में वीडियो के शुरू में क्लियर कर दिए थे। इंटीग्रेशन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मानना, परिवर्ती बलागुण, ठीक है बेटा, नोट करो। ये हो गया होगा ना? तो बेटा हाँ, लिमिट 0 to w। अब बेटा लिमिट लगा दो, जिसकी जो लिमिट है उसको लगा दो। ये लिमिट किसकी है? ये लिमिट है थीटा की, तो उनको थीटा के स्थान पर पुट करना पड़ेगा। ये लिमिट किसकी है? w की है, पुट करो। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ये बेटा मैथ का नियम है बच्चों। पहले इसको यहाँ पुट करिए, माइनस इसको पुट करिए, तो w माइनस का 0। बोलो बच्चों, तो जगह pe माइनस बाहर निकाल लो, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो जगह cos θ2 माइनस के cos θ1। बोलो बच्चों, बेटा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो w इक्वल टू हो जाएगा pe। बोलो बेटा, ये हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा cos θ1 माइनस के cos θ2। ये बेटा ये फॉर्मूला है। किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे
किसी वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर PE cos θ1 माइनस के cos θ2। θ1 इनिशियल एंगल पहले कितने पर रखा हुआ था और कहाँ तक घूम गया, मान लो 30 से घूम गया 60 पर, तो θ1 30 लगा देना और θ2 60 लगा देना, या 60 से घूम गया 120 पर, तो शुरुआत का एंगल बड़ा है लगा देना, माइनस बाद का एंगल कितना वो है लगा देना। तो बताओ बेटा, किसी वैद्युत ध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य ये होता है W बराबर PE cos θ1 इनिशियल एंगल माइनस फाइनल एंगल, θ2 क्या है फाइनल एंगल, कहाँ तक घूम गया, यहाँ पुट कर दो, वेरी सिंपल सा बनेगा न्यूमेरिकल। इसमें आपको P दिया जाएगा, अगर P ना दिया हो तो निकाल नहीं सकते क्या, अरे भैया P बराबर वही Q × 2L, यहाँ पुट कर देना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा होगा और θ1 भी दिया जाएगा, θ2 भी दिया जाएगा, ये वैल्यू पुट करो न्यूमेरिकल का, तुम्हारा आंसर तुरंत आएगा इसका। तो एग्जाम्पल ऐसे ही बनेगा इस पर। तो दो फॉर्मूले हो गए बेटा, ध्यान रखना वैद्युत ध्रुव के, एक तो टॉर्क हो गया, टॉर्क उधर टाउ इक्वल टू P sin θ। ये बेटा किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे, किसी वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बलागुण इतना बलागुण लगेगा, यही बलागुण इसको बेटा रोटेट कराएगा, इसे घुमाएगा, घुमाने में कितना कार्य करेगा, ये कार्य का फॉर्मूला है W और PE cos θ1 माइनस cos θ2। नोट करिए बेटा, इसको नोट करो। ये था किसी वैद्युत ध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य।